नमस्कार बागवान भाइयों, मैं दिनेश नाइक, आपका बागवान साथी। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपके लाइव में आपको कैप्शन दिख चुका होगा कि जो आजकल बगीचे में पत्ते पीले हो रहे हैं और बीमारियां लग रही है, उसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किस तरह से स्प्रे करनी चाहिए, और जो आने वाले दिनों में यहाँ पिछले 2-4 दिनों से जो ज़्यादा इशू चले हैं बगीचे में, उससे रिलेटेड हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। ये हमारी रिकमेंडेशन है, जो हम लोग खुद बगीचे में कर रहे हैं, वो उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि हम लोग खुद क्या कर रहे हैं। तो देखो, जो अभी आजकल का मौसम है उसके हिसाब से क्या रहता है कि जैसे टेम्परेचर बिल्कुल 24 से ऊपर जा चुका है, और दूसरा ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, 70-80-90% जा चुकी है, तो माइट का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो चुका है मैक्सिमम हर एक बगीचे में। जहाँ पे हिस्ट्री है वहाँ पे तो माइट दिख ही रहा है, कहीं इनिशियल स्टेज पे है, कहीं अडल्ट स्टेज पे है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को मॉनिटर करनी है कि अगर माइट का अटैक है तो माइट पे हमें ज़्यादा काम करना है, बजाय फंजीसाइड के स्प्रे करने के हमारे को माइट पे ज़्यादा काम करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या करना है कि पहले तो आप अपने बगीचे मॉनिटर करें कि बगीचों में क्या इशू चले हैं। अगर माइट है तो माइट पे ही फोकस करें, फंजीसाइड पत्तों में कोई स्पॉट आ रहे हैं तो उस पर फोकस करें, और अगर वूली एफिड है तो मेरी यही राय रहेगी सबसे कि वूली एफिड से लेके अभी चिंतित ना उस पर कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, क्योंकि उसमें ऐसा है कि अगर आप जितना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे वो आपको माइट के लिए एक खतरा बन जाएगा। तो उस सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और मेरे पास कुछ एक वीडियो और कुछ एक ग्रोवर आए थे जिनके पत्ते स्प्रे करने के बाद इवन उस पर कोई निशान नहीं थे, पीले हो गए, वो भी आपसे वीडियो दिखाएंगे, उसके क्या कारण रहे, कौन से कॉम्बिनेशन में उन्होंने स्प्रे की थी और क्या वजह रही, वो सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू दूंगा कि जब हम स्प्रे करते हैं तो सबसे पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो हमारा मीडियम है जिसके थ्रू हमारी दवाइयाँ बगीचों में पत्तों में जाती है, फ्रूट पे लगती है, वो है पानी। पानी का खास ध्यान रखें। स्टोर्ड वाटर, हार्ड वाटर जिसको बोलते हैं स्टोर्ड वाटर, वो ना यूज़ करें, क्योंकि उसमें पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। स्टोर्ड वाटर अवॉइड करें, रनिंग वाटर यूज़ करें, उससे ज़्यादा स्प्रे करें। जो फोटोटॉक्सिसिटी होती है, रस्टिंग आती है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि स्टोर वाटर जो हम स्प्रे में यूज़ करते हैं उससे ये रिएक्शन, ये रिजल्ट आते हैं। तो एक चीज़ तो वो है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि हमें जो ध्यान रखना है स्प्रे करते हुए आजकल, दूसरा है कि आपने जो मॉलिक्यूल, जो दवाइयाँ चूज़ की है वो रिपीट ना हो। मतलब ऐसा रहता है कि जैसे आप अगर टेपोनाजोल की हम बात करें तो टेपोनाजोल 5-6 ब्रांड के नाम से आता है। जैसे आपका लूना में भी है, ओरिस में भी है, आपका शामिर में भी है। शामिर के साथ आपका अगर बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज अगर आपने टेपोनाजोल की करनी तो नेटिवो में भी है। तो मतलब अगर इस तरह की दवाइयाँ आप बार बार, मतलब जिनको मॉलिक्यूल की नॉलेज नहीं है, खासकर पर वैसे तो सारे बागवान भाई प्रोग्रेसिव है, सबको पता है, बट फिर भी जैसे आपका सिग्नम और मैरीगोन है उसमें भी सेम सॉल्ट है। तो अब मतलब कहने का मतलब है कि दवाइयों में कंफ्यूज ना हो और सेम सॉल्ट बार बार रिपीट ना करे, वो फायदे की बजाय ज़्यादा नुकसान देगा। तो ये चीज़ें आपने खास ध्यान रखनी है। पहला पानी, दूसरा आपने रिपीट नहीं करना है सेम मॉलिक्यूल कोई भी स्प्रे। तीसरी क्या चीज़ आपने ध्यान रखनी है, वो रखनी है आपने मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या है, मोटा मोटा अगर मैं बता दूं कि जैसे मैंने कैप्शन में भी दिया है कि अभी टाइम चला है पोटाश का, कोई पोटाश की फर्स्ट एप्लीकेशन कर रहा है तो उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन करेंगे, फिर आपका एथल भी यूज़ होगा, कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ होगा। तो ये मैं इस बात पे भी ध्यान देना चाहूँगा आप लोगों का कि भाई मिक्सिंग ना करें। पोटाश और कैल्शियम नहीं मिक्स नहीं होते हैं, कंपेटिबल नहीं है, अनलेस कि कोई कंपनी पहले से इसको अच्छे रेशो में मिक्स करके ना देती हो। कि अगर इसकी प्रॉपर कंसंट्रेशन में मिक्सिंग नहीं हो रखी ऑलरेडी तो ये मिक्स करके ये फायदे के से ज़्यादा नुकसान देते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर पोटाशियम एक्सेस हो जाए तो कैल्शियम का अपटेक नहीं होता है, वो कैल्शियम को ऊपर नहीं आने देता है। और दूसरा, कैल्शियम और पोटाश आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, नई चीज़ बनाते हैं जो प्लांट्स के लिए, फ्रूट के लिए फायदेमंद नहीं होती है। तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। कैल्शियम पोटाश को हमेशा अलग अलग करें, ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। और दूसरा, मैं खासकर अब आपसे जो पॉइंट है, एक इसमें चलो इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो फॉर्मुलेशन होती है केमिकल की, मैं थोड़ा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि साइंस है। जैसे WP फॉर्म, SC, SC, E,
ईसी, इस तरह की जितनी भी ये फॉर्म्स होती है जिसमें केमिकल आपको बॉटल में मिलते हैं, वो जैसे सॉल्वेंट होते हैं उसमें डाले हुए, जैसे एक आपका ईसी फॉर्मुलेशन है, ईसी फॉर्मुलेशन में ऑयल कंटेंट एक सॉल्वेंट होता है उसमें। मैक्सिमम जितनी भी ईसी बेस्ड आपकी दवाइयाँ होगी उसमें कम से कम मिक्सिंग करें, जितनी भी आप मिक्सिंग करेंगे उसका क्या रहेगा, फोटोटॉक्सिसिटी मतलब रस्टिंग। फोटोटॉक्सिसिटी का इनिशियल क्या स्टेज होती है कि आपकी वो रस्टिंग लानी फ्रूट में शुरू करता है, उसके बाद उसमें पैकिंग होती है। तो जितने भी ईसी बेस्ड प्रोडक्ट है, दवाइयाँ हैं, उसमें कम से कम मिक्सिंग करें। ये कहने का मतलब सीधा ये है, आपको जब भी दवाई की बोतल लो उस पर आप पे आपका लिखा होगा, जैसे ये कवच फ्लो है, कवच फ्लो में आपका ऐसी फॉर्मुलेशन है, तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। जो ईसी फॉर्मुलेशन है उसमें इशू रहता है कि आपका मिक्सिंग कम करे, वो आपका नहीं तो फोटोटॉक्सिसिटी, फ्रूट क्रैकिंग, रस्टिंग का कारण है। अब रस्टिंग दूसरा क्या होता है कि आपका एक आजकल एक खास ध्यान रखें, जो मैं अभी वीडियो भी शेयर करूंगा आप लोगों से, कि अभी वीडियो अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें इशू क्या है कि एक बागवान भाई थे, उन्होंने पहले एचएमओ यूज़ किया। खासकर आजकल अवॉइड करें, खासकर आजकल अवॉइड करें कि एचएमओ, आपको सबको पता है वॉलनट से ऊपर ही सारे बागवान गए हैं। 9000 किन्नौर में ही आई थिंक चले होंगे जो वॉलनट स्टेज पे चले हैं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वॉलनट के बाद ऑयल कुछ भी यूज़ ना करें। मैं तो कहूँगा कि अगर सनी एरिया, धूप वाली जगह है, तो आप इवन नीम ऑयल भी यहाँ यूज़ करें। इससे क्या नुकसान होता है, अगर मैं आपको साफ साफ कहूँ, कि एक ऑयल की परत बन जाती है फ्रूट पे, और जब उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो वहाँ पे रस्टिंग और क्रैकिंग का इशू हो जाता है। और सबसे बड़ा इशू जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये देखें, ये अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं, ये एक बागवान भाई ने एचएमओ यूज़ किया था। एचएमओ यूज़ करने के बाद इसमें क्या हुआ कि लीव्स साफ थे, कोई अल्टरनेरिया, नेक्रोटिक कुछ भी इस पे नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ कि इसमें ये येलोनेस हो गई। तो जो हमने पाया, सारा इनकी स्प्रे शेड्यूल की हिस्ट्री थी वो डिस्कस की इनसे, तो उसमें जो मुझे लगा, इन्होंने पहले ऑयल किया था, ऑयल के बाद इन्होंने कैप्टान और टेपोनाजोल बेस्ड फंजीसाइड यूज किया। तो कैप्टान बिल्कुल अवॉइड करे एचएमओ के बाद। एचएमओ और ऑयल वैसे भी यूज ना करें वॉलनट के बाद, वो आपको अगर तेज धूप लगेगी तो फ्रूट पे इशू करेगा, रस्टिंग करेगा, आपका फ्रूट भद्दा बना देगा। और दूसरी चीज़, एचएमओ के बाद आपने क्या ध्यान रखनी है, ऑयल का स्प्रे कुछ भी करो, कि आपने कैप्टान और टेपोना, खासकर कैप्टान बेस्ड जो भी फंजीसाइड है वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ये आप प्रिकॉशन एक ध्यान रखें। तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊं, जैसे ये आपने पहले भी देखी होगी, आई थिंक मैंने शेयर की थी अपने पेज पे, इस तरह की येलोनेस है। हाँ, कुछ लोग इस पे बोल रहे थे कि जी आपका ये फोटोटॉक्सिसिटी है, स्ट्रेस है, ड्रॉट है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, ऑब्वियस है, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं रहती है बीच में, कि आपका फोटोटॉक्सिसिटी, जैसे मैंने बोला, जो मिक्सिंग होगी उससे भी इशू रहेगा। और ड्रॉट है, ऑब्वियस है, उससे भी जब आपके न्यूट्रिशन अपटेक नहीं होंगे तो डेफिशिएंसी रहेगी न्यूट्रिशन की, और ड्रॉट रहेंगे, प्लांट स्ट्रेस में रहेगा, तभी पत्ता स्ट्रेस में गिर जाता है। वो सारे इशू रहते हैं। बट जो ये वाले रिजल्ट आए हैं, ये आए हैं स्प्रे करने के बाद। तो इसमें जो मेजरली 2 ग्रोवर ने ये शेयर किए थे, इसमें क्या था कि पहले ने एचएमओ और दूसरा किया था कैप्टान प्लस टेपोनाजोल। और इसमें जो उन्होंने शेयर किया, खासकर ऑयल के बाद हाई डोज, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, टैबू और कैप्टान बेस्ड फंजीसाइड की बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने 500-600 ml डाल के स्प्रे किया था, तो उसके ये रिजल्ट हुए। अदरवाइज मैं अगर आपको नॉनी का स्प्रे शेड्यूल भी बताऊं, उसमें ये रिकमेंड करते हैं अप टू 500 ml डाल सकते हैं। बट स्टिल अगर एचएमओ की बात करें तो मैं नहीं समझता कि इसको डाल के आप कोई अच्छा काम कर रहे हो। और दूसरे ने जो स्प्रे किया था ग्रोवर ने, उसने क्या किया था कि एचएमओ के साथ आपका ये क्लोरोथारोनिल, जो क्वच सार्थक वगैरह के नाम से आता है, उनके भी ये इशू पाएगा। तो मतलब आप एचएमओ के बाद ये क्लोरो बेस्ड क्लोरोथारोनिल, जो क्वच और सार्थक के नाम से आते हैं, और टेपोनाजोल प्लस कैप्टान, जो आपके शामिर और ग्लोविड नाम के इस तरह के 2-4 प्रोडक्ट के नाम से आता है, इन चीज़ों को अवॉइड करें कि इस स्प्रे के बाद ना करें। ये येलोनेस होने का अभी तक एक ज़्यादा कारण रहा है। दूसरा कि जो क्लोरोथारोनिल है कवच, उसके साथ मिक्सिंग कम से कम करें। उसमें बहुत सारे इशू आ रहे हैं बागवान भाइयों को, जो हम फीडबैक ले रहे हैं लोगों से, उसमें मिक्सिंग कम करें। इवन पोटाश तो बिल्कुल भी ना करें, और बाकी मिक्सिंग से भी बचें। और तो ये एक इनपुट थी। अब मैं अगर बात करूं, दूसरा
आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग टैबू बेस्ड टैबकोनाजोल, जो मैंने पहले डिस्कस किए थे आपसे आपसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, किसी में टैबकोनाजोल की 8% रेशो रहती है, जैसे आई थिंक आपका शामिर है 8% है, लूना में 17% है, ओरिस में 25-30% है, और नेटिवो में 50-55% टैबकोनाजोल रहता है। तो आप वॉलनट के बाद वाले शेड्यूल में इसको अवॉइड करें, क्योंकि जैसा आपने देखा ही होगा, अगर नेटिवो आप लेट करते हो या हाई टैबकोनाजोल जिस भी प्रोडक्ट में अगर आप उसको लेट करेंगे तो आपके कलर फॉर्मेशन में इशू रहता है, मेच्योरिटी फ्रूट में लेट आती है। इसका मैंने जो रीज़न देखा है, इसका एक ही रीज़न है, जितना भी जोल ग्रुप के फंजीसाइड है वो क्या करते हैं, ग्रोथ और वेजिटेशन को, मतलब वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो ग्रोथ हो चाहे फ्रूट में हो, चाहे लीव्स में हो, चाहे प्लांट में हो, जब आपका ग्रो कर रहा होगा तो ऑब्वियसली मैच्योर लेट होगा। तो आप, मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि सारे बागवान भाई ध्यान रखें कि आप जो वॉलनट के बाद नेक्स्ट स्प्रे शेड्यूल होगा वो बिल्कुल वाइजली चूज करें उसको। उसमें आप टैबू पहले एडजस्ट कर दें, लास्ट और सेकंड लास्ट स्प्रे आप टैबकोनाजोल की ना करें तो बेहतर रहेगा आपके आने वाले हार्वेस्टिंग सीजन के लिए। तो ये चीज़ थी जो आप लोगों से मैंने डिस्कस करनी थी, बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाए। बाकी आपका वही है कि मिक्सिंग अवॉइड करें जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं। और जब भी कोई आप स्प्रे कर रहे हैं, आजकल जैसे मानसून भी शुरू हो रही है, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके माइट आ रहा है तो पहले माइट टारगेट करें। जो फंगल डिजीज़ है वो आप उसके बाद टारगेट करें, क्योंकि एक बार माइट अगर आपकी फैल गई, ये विद इन 1-2 डेज ऐसे मौसम में, जैसा मौसम आजकल चला है, बहुत ही विगसली फैलती है, बहुत पूरे बगीचे को आपकी चपेट लेगी। तो आप पहले माइट को टारगेट करें। अब मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा आपका, कि जो गैप है माइट और आपका दूसरा फंजीसाइड एंड न्यूट्रिशन, एटलीस्ट 3 से 4 दिन का गैप कम से कम होना चाहिए अगर बहुत ही इमरजेंसी है। अदरवाइज तो आपका जो शेड्यूल रहता ही है 15 से 20 दिन, या हैवी रेन हो तो 12 दिन का शेड्यूल रहता है, तो वो उस हिसाब से फॉलो करें। पर अगर आपकी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि माइट भी है और आपका फंगल डिजीज पत्तों में निशान आने भी शुरू हो गए, तो आप कम से कम 3-4 दिन का गैप जरूर मेंटेन करें। तो ये चीज़ें हैं, मिक्सिंग अवॉइड करें। और बाकी अगर आप मिक्सिंग कर रहे हैं, कोई कंपेटिबिलिटी है, आप जार टेस्ट कर रहे हैं, टैंक मिक्स से देख रहे हैं, तो आप पहले, अगर आप कोई भी मिक्सिंग करते हैं तो जैसे WP फॉर्म के जो प्रोडक्ट होते हैं, वेटेबल पाउडर, उसको पहले आप ड्रम में मिलाएं, ठीक है। उसके बाद उसके जो आपके सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल जो भी होता है, EC और आपका ES बेस्ड जो भी फंजीसाइड होता है, उसको लास्ट में मिक्स करें। एक इसका प्रोसीजर होता है, एक हायरार्की होती है कि आप पहले WP, फिर जो आपका वाटर सॉल्युबल और भी जिसमें न्यूट्रिशन भी आते हैं, उसके बाद आपने लास्ट में ES और EC, ये आपका हायरार्की होनी चाहिए। तो ये था मोटा मोटा आपका आज का जो वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बाकी हाँ, मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहूँगा ये स्प्रे शेड्यूल वॉलनट और उसके बाद का जो स्प्रे शेड्यूल है नॉनी का। इसमें देखिए, इसमें कंफ्यूज ना हो, इसकी एक तो रेशियो आप प्रॉपर याद रखें। जो नॉनी ने रिकमेंड की है 200 ml, 200 ग्राम या 400 ml, आप उससे ऊपर नीचे ना जाए, उससे आपके फोटोटॉक्सिसिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और पत्ते पीले होने के भी बहुत बड़े रीज़न रहता है। जैसे आप देखें, मैनकोजेब है, बहुत सारे नाम से आता है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। M45 डाइथेन, इस तरह के नाम बहुत सारे हैं इसके। प्रोपिनेब में आपने ध्यान रखना है, प्रोपिनेब आपका बहुत सारे नाम से आते हैं, जो नॉनी ने ऑथराइज किए उसमें आपका एंट्राकॉल, WP, आरुष वगैरह इस तरह के नाम से आते हैं। और इसकी डोज रहती है, पूरा जितना पैकेट आता है 600 ग्राम, और मैनकोजेब की भी रहती है 600 ग्राम। और आपका मेटीराम अगर आपका 55% किसी में नॉनी ने ऑथराइज किया हुआ है, कैब्रियोटॉप, तो ये आपका यूज़ कर सकते हैं। ये इवन ये आपका वॉलनट पे भी है, और वॉलनट के बाद वाली स्प्रे शेड्यूल में भी ये रिकमेंडेड है। और इसका जो आपका डोजेज है वो आपकी, ये मेटीराम 200 ग्राम रिकमेंडेड है। तो आप इस तरह से मतलब ध्यान रखें इन चीज़ों का। फिर टैबकोनाजोल 8% प्लस कैप्टान 32%, ये किस्म होता है, एक शामिर के नाम से ऑथराइज किया हुआ है नॉनी यूनिवर्सिटी ने, और दूसरे और कंपनी के भी बहुत सारे के ये आते हैं, UPL का जैसे ग्लोबेड वगैरह, ये भी इस नाम से आते हैं। तो ऐसा ध्यान रखिए। और मैरीवोन, ये भी आपके नॉनी यूनिवर्सिटी के शेड्यूल में है, ये भी आपके, इसकी डोजेज जो मैरीवोन की है 50 ml है, आप इसका भी ध्यान रखिए। उसके बाद लूना भी रिकमेंडेड है,
लूना की डोज आपकी जो नॉनी ने अप्रूव की है 126 मिलीलीटर है 200 लीटर पानी में। फिर डोडिन आपका 150 ml है, ये आपका अगर लिक्विड है। अगर आपका डोडिन आपका पाउडर फॉर्म में तो 150 ग्राम है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, इसको आप क्रॉस वेरीफाई करें, जहाँ से आप दवाइयाँ लेते हैं उनसे भी पूछिए कि क्या डोज है, बार बार पूछिए। डोजों और डोज और मिक्सिंग की वजह से आपके बगीचे में कुछ नहीं तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, पूरी इंडस्ट्री का 20 से 30% सेब और 20 से 30% बगीचा बर्बाद होते हैं, क्योंकि आधी नॉलेज है देने वाले को भी लेने वाले को भी, उसमें कन्फ्यूजन बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। और उसके बाद जैसे नेटिव वो है, वो जो नॉनी रिकमेंड करती है 80 ग्राम है, इवन उसके पैकेट 100 ग्राम के आते हैं, आप 80 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है इंडस्ट्री में कि नॉनी कुछ और रिकमेंड करती है और कंपनी की दवाइयाँ कुछ और पैकेजिंग में आती है, जिससे बागवान बहुत कंफ्यूज होता है। इसको भी आप थोड़ा क्रॉस चेक करें। Z78 600 ग्राम है, और आपका लस्टर भी रिकमेंड है नॉन यूनिवर्सिटी में 160 ml है, और आपका कैब्रियो टॉप अगेन, वो सारी चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हैं। अवतार है, ये भी आपका 500 ग्राम है। एंट्राकोल, इस तरह के मतलब आप जितने भी मॉलिक्यूल है, आप इसका एट लिस्ट आप इसके एक तो डोजेस पूरे कंफर्म करें कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने डोज में पड़ता है। एक ही मॉलिक्यूल, जैसे मैंने शुरू में बताया टेबकोनाजोल की अगर मैं बात करूं तो 6 या 7 नाम से इंडस्ट्री में आते हैं, उसको आप रिपीट ना करें। आप सपोज अगर आपने पहले ओरिस किया है तो आप नेटिव अवॉइड करें, क्योंकि बेशक वो परसेंटेज अलग है। अगर ओरिस में आई थिंक 25 से 30% टैबो है, टेबकोनाजोल है, और नेटिव में 50% है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा नहीं नुकसान ही होगा उस तरह का स्प्रे शेड्यूल फॉलो करके। तो आपने ऐसा स्प्रे शेड्यूल फॉलो करना है कि जो आपने चीज़ पहले कर दी वो रिपीट ना हो। और मेरा तो खुद का मानना है कि टेबकोनाजोल अगर आप एक सिंगल स्प्रे करेंगे पूरे साल के स्प्रे शेड्यूल में तो इनफ है। आप टैबू बगीचे में कम डालें। मुझे नहीं लगता जो आपका फ्रूटिंग वाले प्लांट है, बड़े प्लांट में, उसमें इतना ज़्यादा टेबकोनाजोल देने की जरूरत है। बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, और आप इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो कि किसकी मिक्सिंग हो सकती है, क्या डोज है क्या नहीं है, तो आप फिर से हमारे पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर पेज पे दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपसे फिर से हम डिस्कस करने के लिए हाजिर है। कोई भी इशू रहता है तो हम बिल्कुल आपसे डिस्क्लोज करेंगे। हाँ, एक चीज़ जाते जाते छूट रही थी, ये मैंने आपको पहले दिखाए थे, मैंने ये नॉनी में भी साइंटिस्ट से बात की थी। जो ये सेब है, इसमें अगर आप देखें, ये हमने जो रिकमेंड किया था बागवान भाई को, स्केल था, स्केल के साथ हालांकि हमने कैरमैक भी डलवाया था, जिसमें आपका कैल्शियम, बोरोन और मैग्नीशियम है। ये वाली चीज़ वहाँ से 2-3 जगह से हमने फाइंड आउट की, ये वही है। उनका मानना भी है, एक तो स्केल है, दूसरा ये बोरोन की डेफिशिएंसी है। जो ये वाला लोब्स में आके जो ये हल्का सा सिकुड़न आती है और ऊपर से ये इस तरह से चारों तरफ से रस्टिंग सी बनती है, बोरोन की डेफिशिएंसी है। और ये चीज़ें हमने क्रॉस भी चेक की, क्योंकि बागवान भाई ने 4 स्प्रे कैल्शियम कर दिए थे और बोरोन आई थिंक एक ही किया था। तो हाँ, हो सकता है कि ये उस तरह का कोई एक इशू रहा हो। तो आप पहले क्रॉस चेक करें हर जगह से। हम ये नहीं कहते कि आप हमें फॉलो करें, किसी को भी फॉलो करें, पर 2-3 जगह से क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें, क्योंकि आपकी साल की मेहनत है, हम सब लोगों की साल की मेहनत है, वो बर्बाद ना हो। तो ये था आज का वीडियो। अब हम आगे भी इसी तरह के वीडियो ज़रूर बनाएंगे जिसमें आपका ये इथरल यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑयल बेस्ड बगीचे हैं, सबके कलर का इशू रहता है। कैल्शियम क्लोराइड करते हैं, पोटाश करते हैं, उसमें मिक्सिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कब स्प्रे करनी चाहिए, क्या मौसम होना चाहिए। इथरल स्प्रे करने के बाद 400-500 ml डोज डालने के बाद भी आपके 20-25 दिन कलर नहीं आता, उसके क्या कारण है। ऐसी सारी तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा एक्सपीरियंस है, और हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे एज़ पर नॉन शेड्यूल। और कोशिश रहेगी जो हमने कुछ सीखा है लोग भी जाके या खुद अपने बगीचे में, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो बागवान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। आपका धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर करें, और बाकी बागवान भाई भी इसको सीखे, जाने और साझा करें। थैंक यू, धन्यवाद।